नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज हम जो देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बागलिहार परियोजना जो है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बागलिहार है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये है आपका जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है। ठीक है, तो पोचमपाद प्रोजेक्ट जो है ये आपका गोदावरी नदी पे है। ठीक है, ये तेलंगाना के निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए कि चीन स्थित बैहतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना की पहली 2 इकाइयों में विद्युत उत्पादन जो है वो शुरू हो गया है। तो बैहतन जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर बनी हुई है। ठीक है, तो चाइना की बात की जा रही है यहाँ पे और ये परियोजना जो है वो यांगजी नदी पे है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन यहाँ पे नीचे इंग्लिश में भी है, आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो एनटीपीसी REL तो निम्नलिखित में से कहाँ भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना जो है वो बना रहा है। तो हाइड्रोजन एनर्जी जो है काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी स्कीम्स इनिशिएटिव्स है ना, प्रोजेक्ट्स ये सब अभी हाल फिलहाल लॉन्च किए जा रहे हैं। तो अब उसी क्रम में कह लीजिए जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है सेगमेंट, उसके द्वारा ये जो स्थापित किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, ये होगा आपका लेह लद्दाख के अंदर। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी को यहाँ नीचे इंग्लिश में भी देखिए। उकाई जल विद्युत परियोजना में किस नदी का जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उकाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में तापी नदी का जो जल जो है यूज होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखें अलियार पेरियार है ना, कुंदा, ये सब तमिलनाडु में है। इडुक्की जो है ये केरला में है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नहीं है या फिर है, इस चीज़ को काफ़ी ध्यान से देखा करिए, गलत हो जाता है बार बार। तो अगर हम देखेंगे कि जो परियोजना हमारी उत्तराखंड में नहीं है वो है गांधी सागर प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये चंबल नदी के ऊपर मध्य प्रदेश में गांधी सागर प्रोजेक्ट आपसे एसोसिएटेड है। ठीक, अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक, फिर से वही चीज़ नहीं बतानी है आपको कौन सा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जो हमारा कदाना परियोजना है ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और माही रिवर, ठीक, गुजरात में, ठीक है, ये कदाना प्रोजेक्ट है। अगला देखेंगे कि कावेरी नदी पर स्थित मैटूर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो कावेरी नदी के ऊपर ये स्थित है और ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेतवा नदी पर स्थित माता टीला परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो माता टीला परियोजना सिचुएटेड है बेतवा नदी पे और इसका संबंध है उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो हमें इसको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में एज पर द रिपोर्ट ऑफ ISFR 2019। तो जब तक हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट नहीं आ जाती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो अभी हम 2019 वाली यूज़ करेंगे। और अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की स्थिति के हिसाब से अगर इसको अरेंज करें तो हमारा ये बिल्कुल सही क्रम में ही दिया हुआ है 1 2 3 4। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी चूज़ कर लेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए, ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों को अवरोही क्रम में, आई थिंक ये रिपीट हो गया है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NGT भी पढ़ते हैं, तो इसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो जो हमारा NGT का फॉर्मेशन हुआ है, ये हुआ है हमारा आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है। तो जो हमारा आर्टिकल 21 है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए चूज कर लेंगे। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन कि नवीनतम उत्तर प्रदेश ISFR 2019 रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखी गई है? तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे कि हाईएस्ट ग्रोथ इन फॉरेस्ट एरिया, तो ये ऑब्जर्व किया गया सहारनपुर के अंदर। तो ऑप्शन हम ए चूज कर लेंगे यहाँ पे। ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वनावरण की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम फॉरेस्ट कवर की, ठीक है। तो अगर फॉरेस्ट कवर हम देखेंगे एज पर द ISFR, तो ये है कर्नाटका राज्य। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ISFR 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव हैं? ठीक है, तो जो हमारा मैंग्रोव कवर है, ये भारत में अगर ISFR 2019 के हिसाब से देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में कंफ्यूज मत होइएगा, ये गुजरात है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे सुंदरबन का एरिया जो वेस्ट बंगाल में है, तो मैंग्रोव्स के लिए काफ़ी फेमस है, एशिया का सबसे ज़्यादा कह लीजिए बड़ा मैंग्रोव एरिया। बट ISFR के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज गुजरात। ISFR 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 से 15 में सर्वाधिक वार्षिक वन विकास किया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिपोर्टेड हाईएस्ट एनुअल फॉरेस्ट ग्रोथ इन द पीरियड ऑफ 2010 to 15? ठीक है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखेंगे कि 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कौन सी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की थी? तो कुल मिला के ISFR 2019 जो था, ये आपका था 16th रिपोर्ट, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की 16th रिपोर्ट थी, और तत्कालीन जो हमारे पर्यावरण मंत्री थे, जिनका नाम प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने इसको रिलीज किया था। तो ऑप्शन हम सी चूज करेंगे। अगला देखिए, ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित राज्यों को व्यवस्थित करना है। ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरिया, ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द मोस्ट फॉरेस्ट कवर। तो अगर हम देखें इसको, तो ये हमारा हो जाएगा पहले हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर ये मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 3, 2, 1 वाला चूज करेंगे हम, ऑप्शन डी। एज पर ISFR 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? ठीक है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों के केस में बात हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा असम। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेम्परेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत के समशीतोष्ण मरुस्थल में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये है आपका मिजोरम, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि मरुस्थलीकरण को रोकने के उपायों में शामिल हैं, तो इसमें से कौन कौन से है? तो पहला पशुचारण पर रोक, ठीक है, दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा सिंचाई के लिए टपक विधि, मतलब कि जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसका उपयोग, और चौथा है रेत का स्थिरीकरण। ठीक है, तो ये चारों उपाय जो हैं हमारे ठीक हैं, तो ऑप्शन हम डी चूज करेंगे, है ना। नीचे यही देख लीजिए, पहला है कि प्रोहिबिशन ऑफ ग्रेजिंग, फिर प्लांटेशन, यूज ऑफ ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन, एंड फोर्थ वन इज सैंड स्टेबलाइजेशन। तो ऑप्शन हम डी यहाँ पे करेक्ट हमारा। चलिए, मरुस्थलीकरण के क्या प्रभाव हैं? ठीक है, कि
व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन? तो पहला है कि कुपोषित मवेशी, मतलब कि माल न्यूट्रिश्ड कैटल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा है मृदा अपरदन, ठीक है, सॉइल इरोजन, और चौथा है कि लवणीयता में वृद्धि, मतलब कि इंक्रीज्ड सैलिनिटी, ठीक। तो ये हमारे चारों कारण ही है डिजर्टिफिकेशन के प्रभाव हैं। ऑप्शन डी हम चूज करेंगे यहाँ पे। नीचे इंग्लिश में भी देख लीजिए इसे। नेक्स्ट इज दस्त ए लुट, है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये रेगिस्तान है दस्त ए लुट, और ये स्थित है आपका ईरान में, है ना, मिडिल ईस्ट में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है थार का डेजर्ट, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स इज कॉल्ड वैली ऑफ द मून? ठीक है, चांद की घाटी इनमें से किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं आपका अटाकामा डेजर्ट को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ज़ेरोफाइटिक फ्लोरा इज मोस्टली फाउंड इन, ठीक है, तो ये पाए जाते हैं आपका कह लीजिए सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे आपका घास के मैदानों मरुस्थलों में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। और ज़ेरोफाइटिक फ्लोरा के बारे में अगर बात करें तो ये कह लीजिए कि ऐसे प्लांट्स होते हैं कि मतलब जो ड्राई कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उन हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे सलाइन सॉइल हो गया, ठीक है, या फिर डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, तो यहाँ पे मिलते हैं ये। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, तो कौन सा, इधर हमारे कुछ मरुस्थल हैं, इधर देश हैं। तो सोनोरन जो है यूएसए, ठीक है, तकला मकान चाइना, ठीक है, कुमकुम है ना, काराकुम होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, गिब्सन ब्राज़ील नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अटाकामा डेजर्ट की आपको लोकेशन पूछी जा रही है, ठीक है, तो ये है आपका साउथर्न अमेरिका में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देख लिया तकला मकान जो है ये कहाँ पे है, चाइना के अंदर, ऑप्शन बी। ट्रॉपिकल डेजर्ट इनमें से उष्णकटिबंधीय मरुस्थल इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका गोबी, है ना, ऑप्शन सी। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट की स्थिति आपसे पूछी जा रही है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो हमारा अर्थ का साउदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे इनमें से कौन सा है? तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा कालाहारी, ऑप्शन ए। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट डिजर्ट, है ना, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ठीक है, तो इसमें है आपका ये पैटागोनियन डेजर्ट, ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और लार्जेस्ट डेजर्ट है ये किसका, अर्जेंटीना का, ठीक है, और 8th लार्जेस्ट, ठीक, ये बाई एरिया है वर्ल्ड का, ठीक है। अगला देखेंगे कि द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, है ना, सबसे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? सहारा, ऑप्शन सी। अगला है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो वर्ष 1912 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैसिमिर फंक, है ना, तो यहाँ शॉर्ट में सी फंक उनको लिखा हुआ है, तो इन्होंने इसको विटामिन टर्म को, है ना, कॉइन किया, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको रेटिनॉल बोलते हैं, ऑप्शन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन जो है वो मदद करता है? ठीक है, तो इसका उत्तर वैसे विटामिन सी भी हो जाएगा, है ना, ए को भी मानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको एक बार आप क्रॉस चेक करें, इस क्वेश्चन को आप भी नोट्स में एक बार देखें, ठीक है। तो विटामिन ए और सी, है ना, दोनों काफ़ी जो है इन्फेक्शन को रोकने के बॉडी में कारगर हैं। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पे देखिए ए, सी, के या फिर ई, ठीक है,
तो विटामिन सी हमारा जो है ना, ये बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जितने भी इसके सोर्सेज हैं आप अगर उनको इनटेक करते हैं तो। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। तो ये गाजर ही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है ये लीवर में स्टोर होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है, ठीक है। तो विटामिन ए और बी के हो जाएंगे, है ना, मैकुलन, ऑप्शन बी के करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आपको बताना है यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस के अंदर। तो मैंगो जो है काफ़ी ये अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। गोल्डन चावल, ठीक है, गोल्डन राइस जो है किसका प्रचुरतम स्रोत है, ठीक है। तो ये विटामिन ए का हो जाएगा, ऑप्शन ए। बेसिकली इसमें बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है। तो वो जो है वो विटामिन ए का है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगला देखेंगे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इसको, विटामिन ए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो इसको बोलते हैं थायमीन, ठीक है। जितने भी विटामिन हैं उनके कुछ साइंटिफिक केमिकल नेम्स होते हैं, तो इसको आप एक बार याद करें, सबको पूछा जाता है आपसे। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन B1 की ही कमी से होता है, मतलब कि थायमीन के, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है, तो ये है विटामिन B12, ऑप्शन बी। विटामिन B7 का रासायनिक नाम इनमें से क्या होता है, ठीक है, तो इसको बायोटीन बोलते हैं, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो ये एनीमिया हो जाती है, रक्ताल्पता जिसको बोलते हैं, खून की कमी हो जाना, है ना, विटामिन बी के डेफिशिएंसी से ऐसा होता है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक देखा, अगले वीडियो में मिलेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।